नमस्कार, जय मां भारती। दोस्तों, आज गाबा में आपने मैच नहीं बल्कि रॉकी फिल्म का क्लाइमैक्स देखा है। जैसा कि उन फिल्मों में होता है कि हमारा हीरो पूरी तरह चोटिल होके, घायल होके नीचे गिर चुका है, उसमें जरा सी भी जान नहीं बची है, किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही है, जितनी भी चीजें उसके खिलाफ जा सकती हैं वो सभी चीजें उसके खिलाफ जा रही हैं। वहीं उसके सामने जो विलन खड़ा है, उसका जो विरोधी है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, अपने घर में खेल रहा है और एक बेईमान विरोधी है। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है, सारे हथकंडों का प्रयोग कर सकता है। और उसकी जो जनता है, पब्लिक है, पॉलिटिशियंस है, उसका जो पूरा सिस्टम है देश का, वो भी उसके साथ बेईमानी कर रहा है, उसका समर्थन कर रहा है, हीरो को हराने के लिए किसी भी हद तक गिर रहा है, ओछी हरकतें कर रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी हमारा हीरो फिल्म के क्लाइमैक्स में किसी तरह खड़ा होता है। लहूलुहान हो चुका, बुरी तरह घायल हो चुका, जिसमें जरा सी भी ताकत नहीं बची है, वो हमारा हीरो अपनी सारी ताकत इकट्ठी करके ऊपर खड़ा होता है और इस बेईमान विरोधी के मुंह पर एक जोर का विनिंग पंच मार के उसे नॉकआउट कर देता है। दोस्तों, ये फिल्म जिसका क्लाइमैक्स आज आपने गाबा में देखा, इस फिल्म का नाम था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। हीरो का नाम इंडिया, विलन का नाम ऑस्ट्रेलिया, और वो विनिंग पंच जो इस ऑस्ट्रेलिया नामक विलन के मुंह पर पड़ा, इसका नाम था ऋषभ पंत। दोस्तों, अगर इस टेस्ट सीरीज के ऊपर कोई फिल्म बनाई जाए तो वो एक ऑस्कर विनिंग फिल्म होगी। ऐसी फिल्म होगी जिसे देख के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सोचिए कि पहला मैच में आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम केवल 36 रन पे ऑल आउट हो जाती है। वो मैच आप एक बहुत ही शर्मनाक तरीके से, बुरे तरीके से हार जाते हैं। इसके ऊपर से आपकी टीम का जो कैप्टन है, हु आल्सो हैपेंस टू बी द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन, उसको व्यक्तिगत कारणों की वजह से घर वापस आना पड़ जाता है और वो बाकी के मैच नहीं खेलता। इसके साथ साथ आपके दो फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर्स मोहम्मद शामी और उमेश यादव चोटिल हो जाते हैं और उनको भी सीरीज से रूल आउट कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगला मैच आप जीतते हैं और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से जीतते हैं। और तीसरा टेस्ट मैच आप बहुत ही दिलेरी से खेलते हुए ड्रॉ करवाते हैं। ऐसा मैच जो श्योर शॉट आपको हारना ही था, उस मैच को आप ड्रॉ करवा लेते हैं। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही योजना बना रही थी, आपका बिल्कुल भी साथ देने के मूड में नहीं थी। दूसरे और तीसरे टेस्ट के दौरान आपके जितने भी सीनियर मोस्ट प्लेयर्स थे, जो इस सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, एक एक करके चोटिल हो जाते हैं, सीरीज से बाहर हो जाते हैं। चाहे वो आर अश्विन हो, जडेजा हो, बुमराह हो या हनुमा विहारी हो, ये सब चोटिल हो जाते हैं और इनको सीरीज से रूल आउट कर दिया जाता है। एक टाइम पे तो ऐसा लगने लगता है कि क्या इंडिया की टीम पूरी हो पाएगी भी या नहीं, क्या 11 लड़के चौथे टेस्ट मैच के लिए पूरे हो पाएंगे या नहीं, कहीं रवि शास्त्री को तो मैच नहीं खेलना पड़ जाएगा। लेकिन किसी तरह आपकी टीम पूरी की जाती है। नए नए लड़कों को डेब्यू कराया जाता है। कुछ लड़के डेब्यू कर रहे थे तो कुछ लड़के ऐसे थे जिन्होंने 1 या 2 टेस्ट मैच ही खेले हुए थे। किसी तरह 11 लड़कों की, 11 रंगरूटों की एक फौज तैयार की जाती है और यह फौज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के गढ़ में हरा देती है। हराती ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया का जो किला है, जिसका नाम गाबा है, उसको पूरी तरह ध्वस्त कर देती है, नेस्तो नाबूद कर देती है। और ये रंगरूट ऐसा करते हैं जब भाग्य उनका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था। सारी परिस्थितियां पूरी तरह उनके विरुद्ध थी, पूरी तरह विपरीत थी। ऑस्ट्रेलिया की चाहे जनता हो, पॉलिटिशियंस हो, एक्स कमेंटेटर्स हो, एक्सपर्ट्स हो या करंट टीम हो जो खेल रही थी, ये सभी इनको बुली कर रहे थे। इनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, इनकी टांग खींची जा रही थी, इनको मानसिक तौर से जितना प्रेशराइज किया जा सकता है उतना किया जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग जीते हैं और इसीलिए टीम इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया में इतिहास रचा है। दोस्तों, टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में आज इतिहास रचा है और केवल इसलिए नहीं कि उसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी टेस्ट सीरीज हराई है, और केवल इसलिए भी नहीं कि आज ऑस्ट्रेलिया पूरे 32 साल बाद गाबा में किसी टीम से हारा है, बल्कि इसलिए कि ऐसा जिस टीम ने करके दिखाया है वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड, एकदम ताजा कोरे लड़कों से भरी हुई एक टीम थी। बैटिंग की बात करें तो इंडिया के पास रोहित शर्मा थे, पुजारा थे और रहाणे थे, जिनको एक्सपीरियंस बैट्समैन कहा जा सकता है, जिनको यह कहा जा सकता है कि भाई ये टेस्ट मैच में एक एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने भी टेस्ट मैचेस में अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं किया है, उनको टेस्ट मैचेस इतना खेलने के मौके नहीं मिले हैं। लेकिन चेतेश्वर पुजारा और रहाणे को कहा जा सकता है कि वो आउट एंड आउट टेस्ट बैट्समैन है। लेकिन इन तीनों के अलावा इंडियन टीम में कोई भी एक्सपीरियंस टेस्ट बैट्समैन नहीं था। वहीं ऑस्ट्रेलियन बैटिंग की बात करें तो स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और टिम पेन, ये 3 बैट्समैन ही केवल मिलकर 200 से ऊपर टेस्ट मैच खेल चुके हैं और इनके 16,000 से ज्यादा रन हैं। वहीं अगर बॉलिंग का कंपैरिजन किया जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम इंडियन टीम से कहीं ज्यादा आगे थी। जहां इस ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक ने जो इस टेस्ट मैच में खेला है, इन 4 टेस्ट बॉलर्स ने साथ मिलकर 1000 टेस्ट विकेट्स ली हुई थी। वहीं इंडियन बॉलिंग अटैक ऐसा था कि इनके पास 30 विकेट्स भी नहीं थी। लेकिन इन सभी स्टैटिस्टिक्स की, रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ाते हुए, उन
उन सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को जो कल तक ये कह रहे थे कि ये मैच ड्रॉ हो जाए तो बड़ी बात होगी, इंडिया पूरे दिन सरवाइव कर जाए तो बड़ी बात होगी, ऑस्ट्रेलिया में आखिरी दिन 350 रन नहीं बनाए जा सकते, उन सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को गलत साबित करते हुए ये टीम इंडिया जीती है। इसीलिए इस टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। इतिहास रचने के सही मायने, सही मतलब यही होता है कि जब सब कुछ आपके विरुद्ध हो, किस्मत भाग्य आपके विरुद्ध हो, सारी चीजें आपके विरुद्ध जा रही हो, ऐसे में भी आप विजेता बनकर उभरते हैं। इतिहास रचने के सही मायने यही होते हैं। दोस्तों, इस आखिरी टेस्ट मैच में खासतौर पे भारत की जो सेकंड इनिंग्स रही, उसमें खेलने के लिए शुभमन गिल और पुजारा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पुजारा ने 200 से ज्यादा बॉलें खेलते हुए 56 रन बनाए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सही मायनों में एक एंकर का रोल प्ले किया। और दोस्तों, शुभमन गिल के लिए तो क्या बोला जाए, कोई शब्द मेरे पास है ही नहीं। 21 साल के लड़के ने जो टेम्परामेंट दिखाया है, जो टैलेंट दिखाया है, पेशेंस दिखाया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, यह आगे चल के इंडिया का अगला सचिन तेंदुलकर बन सकता है। लेकिन इस मैच के दो सबसे बड़े नायक रहे ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज दोस्तों क्या लड़का है, क्या यंग टैलेंट है, क्या फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारे गुण उसके अंदर हैं। जरा सोचिए, एक यंग लड़के को टीम इंडिया में लिया जाता है, वो ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाता है, वहां पर जितने भी फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं इंडिया के, वो चोटिल हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, उसको खेलने का मौका दिया जाता है। और इसी दौरान जब टूर चल रहा है, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, लेकिन वो वापस नहीं जाता। उसके साथ इतनी बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी हो जाती है, इतना बड़ा लॉस हो जाता है, और उसके ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की जो जनता है उसके ऊपर रेसिस्ट ताने कसती है, उसको ऊपर हुटिंग करती है, उसको बुली करती है। लेकिन वो इन सब चीजों से डरता नहीं, प्रेशर में नहीं आता, बल्कि फॉर्म करके दिखाता है और फाइवर लेता है। एक इनिंग्स में 5 विकेट्स लेके दिखाता है, और जितने भी ऑस्ट्रेलियंस थे जो उसको बुली कर रहे थे, उनके मुंह पे एक जोर का तमाचा मारता है। दोस्तों, जब तक सिराज जैसे लड़के टीम इंडिया में आ रहे हैं, उनको खेलने का मौका मिल रहा है, तब तक मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि हमारा जो बोर्ड है, टीम मैनेजमेंट है, वो सही रास्ते पे चल रहा है। और दोस्तों, अब अंत में बात करते हैं पिछले और इस मैच के असली हीरो ऋषभ पंत की। जहां पिछले मैच में उन्होंने एक बहुत ही जानदार, बहुत ही बढ़िया पारी खेल के मैच बचाया था, मैच को ड्रॉ कराया था, वहीं इस मैच में जो उनकी पारी है वो तो एक मैच विनिंग नॉक है। इस मैच के बाद अब ऋषभ पंत एक बहुत बड़े स्टार बन गए हैं। अब हर कोई उनकी ही बात करता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स हो, जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, हर किसी के मुंह पर अब ऋषभ पंत ही रहेगा। कम से कम कुछ दिनों तक तो उनकी बहुत तारीफ की जाएगी, और जो होनी भी चाहिए वो पूरी तरह डिजर्व करते हैं। लेकिन उनकी इस जीत का, उनकी इस पारी का जो उन्होंने करके दिखाया है, उसका मैं असली क्रेडिट देना चाहूंगा उनकी माता जी को। दोस्तों, ऋषभ पंत की माता जी को ऋषभ पंत बनाने के लिए हमें हाथ जोड़कर शत नमन करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पंत की माता जी को बीच में कहां से ले आया। वो इसलिए दोस्तों कि ऋषभ की माता जी ने जो किया, यदि ना किया होता, कई सालों तक लगातार जो मेहनत उन्होंने की, यदि वो उन्होंने ना की होती, तो ऋषभ पंत को आज कोई नहीं जानता होता, टीम इंडिया को आज ऋषभ पंत ना मिला होता। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते होंगे कि ऋषभ पंत रुड़की के रहने वाले हैं। इनका जो घर है, परिवार है, वो सब रुड़की में ही बेस्ड है। जब ये स्कूल में थे, इनकी 11-12 साल की आयु थी, तो इनके घर वालों को समझ में आ गया था कि भैया इसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, रुचि है, पढ़ाई से ज्यादा क्रिकेट की तरफ झुकाव है, ये तो क्रिकेट खेलेगा ही खेलेगा। तो इनके घर वालों ने सोचा कि भाई जब इसका क्रिकेट में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्यों ना इसको अच्छी कोचिंग दिलवाई जाए, क्या पता क्रिकेट में ही आगे निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट है नहीं, हम पढ़ाई की तरफ इसको प्रेशराइज करते रहे, तो पढ़ाई में ही कुछ ना कर पाए और क्रिकेट में भी कुछ ना कर पाए, तो क्रिकेट की कोचिंग दिला देते हैं। अब बात जब कोचिंग दिलाने की आई, तो समस्या ये है कि भैया रुड़की में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अच्छे कोचेज नहीं थे, ऐसे कोचेज नहीं थे जो अच्छी वर्ल्ड क्लास कोचिंग जो होती है, क्रिकेट कोचिंग होती है, वो ऋषभ पंत को दे सके। लेकिन दिल्ली में ऐसे कोचेज थे, दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर जो था क्रिकेट का, वो काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये लोग रुड़की में रहते थे। अब क्या पूरा बोरिया बिस्तरा लेके, पूरा घर लेके रुड़की आया जाए? इनके पिताजी की नौकरी थी जो रुड़की में थी, सब कुछ रुड़की में था, तो उसका सवाल भी पैदा नहीं होता था। अब इसके बाद हर शनिवार को रात को 2 बजे उठ के ऋषभ की माताजी खाना बनाती थी, पैकिंग करती थी, सारी तैयारियां करती थी, और एक बस में बैठ के रुड़की से दिल्ली के लिए ऋषभ पंत को लेके निकल जाती थी। जब शनिवार को ये पूरे दिन कोचिंग करते थे, और शनिवार की रात ये दोनों माँ बेटे मोती बाग के गुरुद्वारे में बिताया करते थे, क्योंकि दिल्ली में इनका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई ऐसा जानने वाला नहीं था जिसके घर ये रुक सके। इसलिए ये दोनों माँ बेटे शनिवार की रात मोती बाग के गुरुद्वारे में सोया करते थे। इतवार को सुबह उठ के पंत फिर से ट्रेनिंग पे चले जाया करते थे। ट्रेनिंग खत्म हो जाती थी, पूरा दिन हो जाता था, और देर शाम ये दोनों माँ बेटे बस में बैठ के दिल्ली से रुड़की आ जाते थे। कुछ घंटे सो के इनकी माताजी फिर से उठती थी, सोमवार को खाना बनाती थी सुबह, और इनको स्कूल भेजा करती थी, और फिर 5 दिन ये स्कूल जाते थे, और फिर शनिवार को वही शेड्यूल फिर से शुरू हो जाता था।
तो दोस्तों कई सालों तक ऋषभ पंत और उनकी माताजी का यही शेड्यूल रहा है कि हफ्ते में 2 दिन के लिए दिल्ली आना, जहां पे पंत ट्रेनिंग करते थे, इनकी माताजी गुरुद्वारे में ठहरती थी और ये फिर रुड़की वापस चले जाते थे। चलिए, ऋषभ पंत को तो क्रिकेटर बनना था, इनके अंदर पैशन था, और क्रिकेट खेलते हुए जब आप में पैशन होता है तो आप थकते नहीं है, पूरे पूरे दिन आप क्रिकेट खेल सकते हैं, और उसके लिए क्रिकेट खेलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं असली क्रेडिट इनकी माताजी को दे रहा हूं कि इनकी माताजी ने दोस्तों कितनी मेहनत की है, कितनी ज्यादा मेहनत की है अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था कि ऋषभ पंत ने आज जो भी करके दिखाया है उसका असली क्रेडिट ऋषभ की माताजी को जाता है, और ऐसी मां को मैं शत-शत नमन करता हूं। सभी देशवासियों को, क्रिकेट देखने वालों को, क्रिकेट खेलने वालों को, टेस्ट क्रिकेट से प्रेम करने वालों को लाखों बधाइयां। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, आप नए वीडियो को मिस ना करें। जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही अच्छे से वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।